सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 19 रहने वाला है और भारतीय रेल हमेशा लेट आती है। लेट नहीं आएगी ना, टाइम पे आ जाएगी तो काफ़ी लोगों की ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए यूं तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस। थर्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। गलती से मिस्टेक हो गया है, लीजिए, करेक्ट भी हो गया है, अब करिए। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन है आपके। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट reagents. Most hydrocarbons also release a large amount of heat and light on the burning. Carbon compounds cannot get oxidized on combustion. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give unsaturated hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो इस तरह का आपको सी बॉन्ड एच देखने को मिलेगा। वो सिंगल भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है। उसके बेसिस पे इन लोगों को सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड वो हैं जो सिंगल बॉन्डेड हैं, जिनमें सिर्फ एक बॉन्ड है, और डबल और ट्रिपल वालों को अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन के नाम से जाना जाता है, वहीं डबल वालों को एल्कीन, तो वहीं ट्रिपल वालों को एल्काइन के नाम से जाना जाता है। इनके जनरल फार्मूला से पहले तो सवाल बनता है, जनरल फार्मूला क्या होता है इनका? CnH2n+2। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूँ C4H8, तो क्या ये एल्केन होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। और एल्केन नहीं होगा तो क्या होगा? CnH2n होता है एल्कीन का, और CnH2n-2 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CnH2n-2 होता है किसका? एल्काइन का, जो कि ट्रिपल बॉन्डेड होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, देन ये। ये आपका 4 कार्बन वाला एक हाइड्रोकार्बन है, और 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ब्यूट, ठीक है। लेकिन ब्यूटेन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये CnH2n का रूल फॉलो कर रहा है, तो इसको ब्यूटीन बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि एक एल्कीन है। क्लियर? अब यहाँ पर सवाल बनता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो किस फ्लेम से बर्न करते हैं और अनसैचुरेटेड वाले किस फ्लेम से बर्न करते हैं। तो जो संतृप्त वाले हैं, ध्यान रखना है आपने, ये क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न होते हैं। वही अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो ये येलो सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सैचुरेटेड वाले होते हैं, जैसे हमारे घर में गैस चूल्हे जो होते हैं, मतलब जो सिलेंडर LPG गैस सिलेंडर होता है, तो उसमें प्राइमरली ब्यूटेन होता तो प्रोपेन वगैरह भी है, लेकिन प्राइमरली मुख्यतः ब्यूटेन होती है। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, तो उस तरह का जो सूटी टाइप है, सूट का मतलब है कि
पार्टिकल्स, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि जब आपने देखा होगा जब तवा जिसमें रोटी बनती है कभी कभी उसमें बहुत काला काला सा लग जाता है, वो तब लगता है जब आपका जो गैस चूल्हा है उसके छेद जो हैं वो ढंग से खुले नहीं हुए हैं। तो हो क्या रहा है, जिसकी वजह से उस हाइड्रोकार्बन का, दैट इज़ मेनली ब्यूटेन का, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से वो सूट डिपॉजिट होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा जो बोल रहा है कि कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते कंबशन में। भैया ऑक्सीडाइज होते हैं। सैचुरेटेड वाले फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, यस, क्योंकि सैचुरेट हो चुके हैं। जैसे कि तुम पढ़ के तुम सैचुरेट हो गए, इसका मतलब ये है कि अब तुम जो है पढ़ नहीं सकते हो, अब तुम तुम्हारी पढ़ाई की तरफ रिएक्शन नहीं होगी, है ना। जैसे कि हम सोल्यूशन भी पढ़ते हैं, है ना, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, तो इस तरह के हम सोल्यूशंस भी उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के हम सोल्यूशंस भी पढ़ते हैं। तो दो तरह के मेनली हमारे सोल्यूशन होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब है कि वो सैचुरेट कर गया, अब वो ज़्यादा सल्यूट, वो सॉल्वेंट अब नहीं ले सकता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम या फिर निकल के प्रेजेंस में। इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसी को ही बोला जाता है, जहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट उसको हम सैचुरेट में कन्वर्ट करते हैं। जो वनस्पति घी है उसको बनाने में भी इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एल्कीन की अगर बात करें तो जैसे कि हमारा इथाइलीन होता है एक एल्कीन, तो उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं ज़रा बताएंगे। और एल्काइन की अगर हम बात करेंगे तो जो एसिटिलीन होता है जिसको इथाइन भी बोलते हैं, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो इथाइलीन को हम यूज़ करते हैं फलों को पकाने के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ गैशियस हार्मोन ऑल्सो रिलीज बाय द प्लांट्स फॉर द फ्रूट राइपनिंग। और जो इथाइन है दैट इज़ एसिटिलाइन, एसिटिलीन भी बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं फॉर द वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। हु इज़ द प्रिंसिपल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द स्टॉक मार्केट इन इंडिया, भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है। आरबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, सेबी है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो सही आंसर क्या होगा, इट वुड बी। अब स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की बात आ रही है तो इसमें सेबी आएगा, आरबीआई नहीं। आरबीआई तो हमारे जो बैंकिंग प्रणाली है, जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का पावर है। और ये जो पावर है आरबीआई को, ये कौन सा एक्ट पर्टिकुलर देता है, हाँ कौन सा एक्ट देता है, तो ये 1949 का जो एक्ट है वो इसको ये पावर देता है आरबीआई की। उसके बारे में चलो चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले सेबी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सेबी बना कब था, 1988। कब इसको स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला, यानी कि कब ये एक्ट के थ्रू बना, 1992 में। इसकी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो माधवीपुरी बुच हैं, जो कि इसकी पहली विमेन चेयरमैन भी हैं और पहली नॉन आईएएस चेयरमैन भी हैं इसकी। वहीं आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई की चर्चा करें, लेकिन तब तक आप ये बता दो मुझे कि जो सिडबी है, सिक्योरिटीज़ एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, सिडबी। बाकी नाबार्ड हो गया, एफसीआई हो गया, सीएसीपी हो गया, ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नाबार्ड 12 जुलाई 1982 1982, सीएसीपी दैट इज़ कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और जो आपका एफसीआई दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन इंडिया, ये 1965 में बने थे दोनों, ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था। आरबीआई की अगर बात कर लेंगे तो ये 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन बना था, उसके रिकमेंडेशंस पे इसको बनाया जाता है, हिल्टन यंग कमीशन। कब बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, हेडक्वार्टर बिंग इन कैलकाटा, देन लेटर ऑनवर्ड्स इट वॉज शिफ्टेड टू द मुंबई। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, उसके चेयरमैन थे ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर हम पहले इंडियन चेयरमैन की बात करेंगे तो ही वॉज सी.डी. देशमुख जी। इसको हम बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं, बैंकों का बैंक है ये, बैंक्स को लेंड करता है, पैसा देता है। और इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, जब बैंक कहीं पे सब पैसा सब खत्म हो जाएगा तो ये जो है हेल्प के लिए आता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं इसको। सिडबी की अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी बता देना लगे हैं, तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1990 में, 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, सेबी का मुंबई में है।
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, मौद्रिक नीति लाता है, जिसके 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। वो डिसाइड करते हैं कौन सा रेट कैसा क्या होगा, और वो हम पहले ही उसको डिस्कस कर चुके हैं। आरबीआई जो बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है, आरबीआई एक्ट 1949 के थ्रू। ठीक है, कब किस साल हमारी 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। The war that spread beyond the southern India and into Bengal, where British forces under Robert Clive recaptured the Calcutta from Nawab Sirajuddaulah, who had the support the French, was dash. वह युद्ध पूरा पढ़ लो तो हिंदी में आपको वही सेम चीज़ है। तो बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, वांडी वॉश या फिर अड्यार, कब, तो किस बैटल की बात हो रही है? जब हम सिराजुद्दौला की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी 1757, 1757 का जो युद्ध हुआ था। ये डिसाइसिव वॉर माना जाता है इस सेंस में कि यहीं से ही ब्रिटिशर्स का बंगाल, जो कि आप ये समझ लो कि नर्व सेंटर था, किस चीज़ का नर्व सेंटर था, बाद में तो चलो नेशनलिज्म का नर्व सेंटर बना, लेकिन जो मेन जो रेवेन्यू आता था, जो सोर्स आता था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, वो बंगाल ही था। तो उस पर इनका कब्जा हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका स्वामित्व तो स्थापित इसी पर्टिकुलर बैटल के बाद हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, दैट इज़ 1757 में जो हुआ था। हुआ ये कुछ था कि ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला पे एलिगेशंस लगाए थे कि इन्होंने कुछ अंग्रेज़ों को काल कोठरी में बंद कर दिया और उनकी डेथ हो गई उसकी वजह से, जिसको काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। अब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद हुआ क्या, और सभी लोग यार अब मार्क्स कैलकुलेट किया करो, ठीक है, कि 20 में आपको कितना आया। अब ऐसा नहीं कि बस आराम आराम से बस पढ़ रहे हैं ना, मज़े आ रहे हैं पढ़ने में, ऐसे नहीं, ठीक है। यस इट इज़ इनफ, ठीक है। और भाई सेशन को वैसे मैं बोलता तो नहीं हूँ कभी, लेकिन कर दिया करो लाइक वाइक, है ना, अगर ठीक लगते हैं तो बोलो। CHSL मेंस की जय। अच्छा, ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है, तो ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी और बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें क्या हुआ था, इस समय जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि ध्यान रहे अभी गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं बना है, वो कब बनता है जरा बताएंगे। तो क्लाइव ने इसके लिए सिराजुद्दौला पे एलिगेशंस लगाया और फोर्स लेके गया, और वहाँ पर सिराजुद्दौला को डायरेक्टली तो डिफीट नहीं किया, उसने क्या किया, पहले तो मीर जाफ़र जो नवाब सिराजुद्दौला का, ठीक है, जो मिलिट्री कमांडर था, उसको अपनी साइड में लिया, मीर जाफ़र को, एंड देन उसके बाद उसने मीर जाफ़र को साइड में लेके ये भरोसा देते हुए कि तुम्हें नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, सिराजुद्दौला को यहाँ पर हराया बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, और मीर जाफ़र को बनाया। लेकिन उसके बाद मीर कासिम को बनाया, जो इसका एक तरह से दामाद था। लेकिन मीर कासिम जो है, इसने अलायंस बना लिया किसके साथ, नवाब ऑफ अवध के, नवाब जो अवध का नवाब था और उस समय का जो मुग़ल शासक था, यानी कि इन तीनों की तिकड़ी बन गई, किसकी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, ये नवाब ऑफ बंगाल था, शुजाउद्दौला, और शाह आलम द सेकेंड जो उस समय का मुग़ल शासक था, ठीक है। इन तीनों को हराया ब्रिटिशर्स ने 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में, ठीक है, तीनों को हराया बैटल ऑफ बक्सर में। और यहाँ पर किसके मतलब किसकी कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को, तो ध्यान रखना ये मुनरो लीड कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस को। और 1765 में एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इसकी पेन की निब जो है पूरी तरह से जो है छोटी हो चुकी है, चेंज करना पड़ेगा। इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है। क्लास के लास्ट में तुम लोग मुझे याद दिला देना सर पेन की निब चेंज करने को। क्या होता क्या ना, क्लास ख़त्म होते ही खाना खाने भाग जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं फिर, ठीक है। तो इलाहाबाद ट्रीटी 1765, इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइव, ध्यान रखना वो रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में उसने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था, उसने जो है यहाँ पर क्या स्टार्ट किया, डुअल गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ स्टार्ट कर दी। कैसे, उसने जो है शाह आलम टू को बिठाया कि बेटा तुम तो सबसे बड़े थे, तुमको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी ना, तो एक काम करो, जो दीवानी राइट्स हैं यानी कि राइट टू कलेक्ट दी रेवेन्यू वो तुम हमें दो, ठीक है, और जो फौजदारी है यानी कि जो मिलिट्री वाली सारी चीज़ें हैं वो तुम देखो, ठीक है। तो ये डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी और इसको ख़त्म किसने किया था, हु एंडेड दिस डुअल गवर्नमेंट, ये आपको बताना है। बैटल ऑफ वांडी वॉश जो है 1760 में हुआ था, ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुआ था, और यहाँ से जो फ्रेंच की राइवालरी है वो ख़त्म हो गई थी, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था फ्रांसीसियों को, यहाँ से एक तरह से ख़त्म कर दिया था इनका मामला। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इट वॉज दी पार्ट ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वॉर। 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे, एंग्लो कार्नेटिक वॉर यानी एंग्लो कर्नाटक युद्ध जिनको बोलते हैं, तो उसमें 1760 में थर्ड ये कार्नेटिक वॉर का ये पार्ट था, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट कब एंड हुई थी, ये एंड हुई थी 1772 में, किसने एंड करी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने,
Is that clear? Was awarded the first US patent in 1846 for the modified version of स्विंग मशीन. सिलाई मशीन के संशोधित संस्करण के लिए 1846 में पहला संयुक्त राज्य अमेरिकी पेटेंट जो है किसे प्रदान किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. और ऑप्शंस आपके सामने, एलियास हाउ, अलेक्जेंडर वोल्टा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर जॉन नेपियर. हेस्टिंग्स आपका सही है. सिलाई कंप्लीट, यस. और इसके भी जो है ये सेकंड लास्ट हम लोग का लेक्चर है रेलवे का भी, ठीक है. अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट वुड बी दी लास्ट लेक्चर ऑफ दी जो हमारा रेलवे PY की सीरीज़ चल रही है, ठीक है. बिकॉज आप लोगों का रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा मतलब डाउन हो रहा है और ऑलमोस्ट हमने 4 चीज़ें भी कर ही ली हैं, है ना. तो इससे अच्छा है आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब स्टेनो का एग्जाम है तो थोड़ा स्टेनो वालों को भी करवा देते हैं 1-2 लेक्चर, है ना. ठीक है. हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट US पेटेंट इन 1846 फॉर द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द स्विंग मशीन. तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर वोल्टा. तो हुआ नहीं भाई, ठीक है. जो आप वोल्ट मीटर पढ़ते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस को यानी कि विभवांतर को मेजर करता है, उससे रिलेटेड है ये वोल्ट, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट इन्हीं पे है. रदरफोर्ड को हम जानते हैं 2 चीज़ों के लिए, प्राइमरली तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए और जो प्रोटॉन हैं उनका भी इन्होंने डिस्कवरी किया था काइंड ऑफ. वैसे तो गोल्डस्टीन को हम जानते हैं जिन्होंने पॉजिटिव कैनाल रेस की डिस्कवरी करी थी, लेकिन बाद में जिन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, अल्फ़ा गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके थ्रू इन्होंने इन सब की डिस्कवरी करी थी. ऑलराइट. फिर से कब करिएगा सर? फिर नहीं होगा, बस 20 ही लेक्चर होंगे रेलवे PY की सीरीज़ में, ठीक है. चलो, तो आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर स्विंग मशीन. तो ये स्विंग मशीन ये रही आपकी. और हाँ, क्योंकि अभी NTPC भी दूर है काफ़ी. यस, NTPC भी अभी दूर है. चलो, तो सही आंसर क्या होगा? एलियास हॉव इसका सही आंसर होगा. अगले क्वेश्चन पे आते हैं एंड दैट इज़ ये आपकी स्विंग मशीन है. अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है. सर NTPC का एग्ज़ाम सच में जैन में ही होगा? पता नहीं जैन में ही होगा कि नहीं होगा, जैसा भी होगा अब पता नहीं. लेकिन यही है कि अभी तो टाइम है, ठीक है. तो अभी ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी आफ्टर लेक्चर 20 बिकॉज रिस्पांस भी अब खासा आप लोगों का आ नहीं रहा है ना. तो नहीं सर ऐसा मत करिए, वी ऑल डिपेंड ऑन यू. सर पर सर इतने में तो नंबर सही नहीं आ रहे हैं. सर मैं ओयो से क्लास ले. अच्छा बेटा, ओयो से क्लास क्यों ले रहे हो? Which among the following set below set of colors are generally known as the primary colors of light? तो ध्यान रखना RGB, जैसे RCB होता है हमारा, वैसे RGB दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं क्योंकि जितने भी और कलर्स हैं इन 3 कलर्स को मिला के इधर उधर करके मिल जाते हैं, ठीक है. यू वी शुड नो दैट जो हमारी एक वाइट लाइट होती है ना, तो वाइट लाइट कितने कलर्स में डिवाइडेड होती है जब उसको हम प्रिज्म पे पास करते हैं. न्यूटन जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, इनको हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है. विबग्योर यानी वाइट लाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. और ये है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो इनका अगर हम देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगे हुए हैं, यानी कि बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य में लगे हुए हैं. रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है एंड वॉयलेट की सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है. सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन इसी का होता है. रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसलिए इसकी जो डेंजरस सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो हम रेड कलर के बनाते हैं, ठीक है. और ये चीज़ें तो आपको पता होंगी कि हमारा स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है, स्कैटरिंग की वजह से अपीयर होता है. क्यों हमारा जो सन है वो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे रेडिश अपीयर होता है, अगेन स्कैटरिंग की वजह से होता है. क्यों 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, अगेन स्कैटरिंग की वजह से नहीं होता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है. और जो हमारा रेनबो बनता है वो किस वजह से बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इन वाटर कॉजेस मिनीमाटा डिजीज़? जल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मिनीमाटा रोग का कारण बनता है? सैल्मोनेला, मिथाइल मर्करी, लेड या फिर परक्लोरेट? तो सैल्मोनेला तो जो सैल्मोनेला टाइफाई करके बैक्टीरिया है वो टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. आंसर इसमें होगा मरकरी, ठीक है. मिनीमाटा डिजीज़ बोलते हैं बिकॉज मिनीमाटा में सबसे पहले इसके केसेस देखने को मिले थे, जो जापान की एक सिटी है. मरकरी की अगर बात करें जिसका सिंबल Hg होता है, ये इसका अगर हम कोई एलॉय बनाते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं वो बताइए जल्दी से. और ये एक ओनली लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे. अगर हम बात करें इसके एलॉयस को हम बोलते हैं अमलगम, ठीक है. और अच्छा ये बताइए अगर कैडमियम की पॉइजनिंग हो गई तो क्या होता है? नाइट्रेट आयन की पॉइजनिंग हो गई तो क्या होता है? ठीक है. और लेड से क्या ना किडनी फेलियर वगैरह हो जाते हैं, ब्रेन को भी इफेक्ट पहुंचता है. और लेड नाइट्रेट का अगर डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो कौन सी गैस के ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, आप बताएंगे. तो कैडमियम की अगर बात करेंगे तो इससे जो हमें डिजीज़ देखने को मिलती है दैट इज़ नन अदर दैन इटाई डिजीज़. और नाइट्रेट आयन से होता है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है.
ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7th नंबर इन द प्रोसेस। तो भाई ब्राउन जो फ्यूम्स देखने को मिलते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, दैट इज NO2 के। ऑलराइट, यस, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर से DP चेंज, ओह ओके मिस। भाई यार पढ़ लो यहाँ पे, हैं मास्टर लगा हुआ है अपना कि क्या क्या फैक्ट बता दें बच्चों को कि पेपर में आ जाए। बच्चे अपना लगे ओ मिस, ओ ओयो से क्लास ले रहे हैं हम, इंस्टाग्राम ID दे दो। बेटा भगवान तुमको ना ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना बेटा, जिस राह पे चल रहे हो तुम एक दिन बुरा तरह फंसोगे, ध्यान रखना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज कॉल्ड एज। तो जो गीला वेस्ट होता है उसको जो खाद में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंसिनरेशन बोलते हैं, कंजर्वेशन, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, कंपोस्टिंग। तो भाई मेटाबॉलिज्म तो होता नहीं है, तो जो हमारा सर्कुलेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसको मेटाबॉलिज्म में गिनते हैं। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेशन और ये डाइजेशन वगैरह होता है तो वो मेटाबॉलिज्म में आता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, ये भी नहीं होगा। इंसिनरेशन होता है जब हम वेस्ट को, ये भी एक वेस्ट मतलब वेस्ट डिस्पोजल मेथड है जिसमें कि हम वेस्ट को हीट कर देते हैं। ठीक है, वेस्ट को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। कंपोस्टिंग इसका सही आंसर होगा, जिससे हम खाद बनाते हैं। जैसे नहीं फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं तो उसके छिलके वगैरह, केला वगैरह हो गया, तो इसका ये भी दो तरह का होता है। वेट मतलब एक होता है वार्म कंपोस्टिंग और एक होता है कूल कंपोस्टिंग। अब जो वार्म कंपोस्टिंग होता है उसमें जो डिकम्पोजिशन का रेट है, जल्दी से बताओ वो फास्ट होगा कि स्लो होगा? जो डिकम्पोजिशन का रेट होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन का रेट वार्म वाले में फास्ट होगा या फिर कोल्ड वाले में? तो ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन का रेट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ता है। दूसरा ये है कि अगर जो मतलब जो चीज़ डिकम्पोज हो रही है, दैट इज़, हम बात करें डेट्रिटस की। डेट्रिटस का मतलब होता है जो चीज़ सड़ रही है, जो चीज़ डिकम्पोज हो रही है। तो अगर इफ़ डेट्रिटस इज़ रिच इन, छोड़ो इसको, पहले ये बताओ नाइट्रोजन अगर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? और इफ़ द डेट्रिटस इज़ रिच इन लिग्निन एंड चिटिन तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की रेट बढ़ाओगे तो डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा, लेकिन लिग्निन और चिटिन बढ़ाओगे, डेट्रिटस अगर रिच होगा इसमें, तो डिकम्पोजिशन का रेट घटेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये काफ़ी काम आता है DFC में। DFC मतलब होता है डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, ध्यान रखना, डेट्रिटस फूड चेन, इसको DFC को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पे डेट्रीवोरस जो होता है, ठीक है, डेट्रीवोरस वो होते हैं जो डेट्रिटस को सड़ाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, इन एशियन टाइम्स व्हाट वाज अवध या फिर औध नोन एज। प्राचीन काल में अवध को क्या कहा जाता था? कौशल, कपिल वस्तु, कौशाम्बी या फिर काशी। तो अवध की अगर बात करेंगे तो अवध वही है जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, अवध को ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ध्यान रखिएगा, इसको नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जितने भी ज़्यादातर बंगाल आर्मी के में थे सोल्जर, सिपॉइज, वो एक्चुअल में यहीं से ही में मोस्टली आते थे, तो इसलिए इसको नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी बोलते थे। कमेंट में आपको बताना है कि अवध के पहले नवाब, फर्स्ट नवाब कौन थे और लास्ट नवाब कौन थे। बंगाल की अभी बात कर रहे थे सिराजुद्दौला की, तो ही वॉज काइंड ऑफ, ठीक है, वो भी एक नवाब था जो अली वर्दी खान के बाद आया था, लेकिन पहला नवाब कौन था बंगाल का, ये भी बताइएगा। अवध की जब हम बात करते हैं तो अवध का जो पहला नवाब थे वो थे सादत अली खान। ठीक है, और लास्ट थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इन्हीं की वाइफ थी बेगम हज़रत महल, जिन्होंने लखनऊ से लीड किया था 1857 के रिवोल्ट को। महाराजा मेहताब सिंह, कुछ याद आया, जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में और संथाल रेबेलियन में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मतलब आपने रिवीजन ढंग से नहीं किए हैं। तो अवध की अगर बात करें तो ये आपका कुछ और नहीं बल्कि कौशलपुर राजा, किसको बोलते हैं? राम भगवान को बोलते हैं। कौशल की कैपिटल क्या थी? श्रावस्ती। ये हमारे 16 महाजनपद थे। मुर्शिद कुली खान बंगाल का था, बिल्कुल सही बात है। धनंजय मनीषा मंडल, यस। तो 16 महाजनपद थे, जो कि किस में मेंशन थे? जो हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीघ निकाय है उसमें मेंशन थे, और जो भगवती सूत्र है हमारा जो जैन टेक्स्ट उसमें मेंशन है। आपको कैपिटल पता होना चाहिए किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। जब महाजनपद की बात करते हैं तो हम 7th सेंचुरी BC की बात कर रहे होते हैं। 7th सेंचुरी BC का मतलब है वही 600 BC से स्टार्ट होने वाला टाइम पीरियड,
और आप 699 BC तक रख सकते हैं उस टाइम पीरियड को। तो वो है 7th सेंचुरी BC का पीरियड, जब हमारे 16 महाजनपद ये चल रहे। तो इसमें से सबसे पावरफुल कौन एमर्ज होकर आया था? तो दैट वाज आर मगध, जिसकी कैपिटल पहले राजगिरी थी, देन पाटलिपुत्र थी। ये कैपिटल शिफ्ट किसने किया था? वो ये पावरफुल क्यों था? इसकी जो कैपिटल थी राजगीर, वो 5 हिल्स से सराउंडेड थी, प्लस बहुत सारे एलिफेंट्स थे, प्लस ये जो है गंगा के साउथ में सिचुएटेड था और गंगा और सोन के बीच में सिचुएटेड था ये पर्टिकुलर जो महाजनपद है मगध। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ का रूल रहा, जैसे हरिनका डायनेस्टी, देन इसमें आई आपकी मतलब और भी बीच में डायनेस्टीज़ आई, लेकिन मेन डायनेस्टीज़ की बात करूँ, हरिनका, देन मगध, और जो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई, सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट वाज मौर्य डायनेस्टी, जिसके रूलर चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार आए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को अपनाया, देन उसके बाद अशोक आया, उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। तो वो मौर्य डायनेस्टी के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में ड्वेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेल में ड्वेल करना है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आई होप कि आपको ये सारे जो कैपिटल्स हैं वो पता होंगे। अंगा जो है ये बंगाल के साइड में था, सबसे ईस्टर्न मोस्ट ये आपका महाजनपद था। जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, असमक या फिर इसको अस्सक के नाम से जानते हैं, सबसे सदर्न मोस्ट था, यहाँ पर था, कुछ महाराष्ट्र के आसपास। पैठान इसकी कैपिटल थी या फिर प्रतिष्ठान। काशी की काशी, वत्स कौसाम्बी, है ना, स्वरसेन की मथुरा थी, पंचाल की आयचित्र या फिर काम्पिल्य कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर। हम ऐसे याद करते हैं कि विराट जी अपने विराट कोहली अपनी माता से बहुत प्यार करते थे, तो इस तरह से मतलब मत्स्य विराटनगर, छेदी बांदा, है ना, छेदी बंदा तो अच्छा था, अवंती उज्जैन, गांधार तक्षशिला, कंबोज पूंछ, वज्जी वैशाली और मल्ला कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा में ही जरा बताइए किसकी डेथ हुई थी, जिनको कि हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ अ फिश? मछली के हृदय में निम्नलिखित में कितने कक्ष होते हैं? 1 3 4 2। तो हार्ट ऑफ अ फिश, तो फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको कमेंट बताना कि रेप्टाइल्स से कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि सरीसर्प जो होते हैं। एम्फीबियंस यानी कि जो उभयचर होते हैं उनका कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। एव्स यानी जो पक्षी होते हैं उनका कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। जो मैमल्स होते हैं उनका कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। तो जब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की तो 3 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है रेप्टाइल के केस में, एक अपवाद होता है जिसका एक्सेप्शन मतलब जो रेप्टाइल तो है बट उसका हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। एव्स, पक्षी और जो मैमल्स हैं इनका 4 चैम्बर में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट को हम ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं, अलय और निलिंद, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पर क्रोकोडाइल, क्योंकि इस क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ, इसको अपने आंसू बहाने होते हैं, मगरमच्छ के आंसू, तो इसको एक एक्स्ट्रा चैम्बर दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिफिशियल हार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? पेस मेकर के नाम से जानते हैं। और हार्ट जो साउंड करता है वो लब और डब का साउंड होता है। इसकी जो हार्ट बीट को मेजर करते हैं उसको किससे मेजर करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता, मतलब डॉक्टर हमारा देखता है, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मो मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है आपको बताना है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी, सबसे बड़ी, ठीक है, आर्टरी कौन सी, सबसे बड़ी वेन कौन सी है? उस आर्टरी को क्या बोलते हैं जो ब्लड कैरी करके ले जाती है टू दी हार्ट। एंड कौन सी आपकी आर्टरी है जो कौन सी ऐसी आर्टरी है जो कि लंग्स से, ठीक है, कौन सी ऐसी वेन है, कौन सी ऐसी वेन है जो लंग्स से हार्ट में ब्लड को लाती है? कौन सी ऐसी वेन है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लार्जेस्ट आर्टरी आपकी ऑर्टा है, ठीक है, जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्लड पहुँचाती है। ये आपका इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि आपकी ब्लड सप्लाई करती है टू दी हार्ट। लंग्स से हार्ट की जब हम बात करते हैं तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो पल्मोनरी आ गया, पल्मोनरी शब्द आ गया, पल्मोनरी इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो पल्मोनरी वेन हो जाएगी। वेन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और इसका एकदम आप पल्मोनरी आर्टरी से रिलेट कर सकते हैं। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, फुफ्सी जो धमनी होती है, वो हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ आई थिंक क्वेश्चन पूछा था, कुशीनारा में किसकी डेथ हुई थी, तो वो गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी। लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था। सारनाथ में बोध गया में पीपल ट्री के नीचे, जिसको बोधि ट्री बोलते हैं, उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको कि हम बोलते हैं निर्वाण। और उनको ज्ञान के मतलब उन्होंने जो पहला सरमन दिया था, उपदेश दिया था, वो सारनाथ वाराणसी में दिया था, जिसको कि हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। एंड जो उनकी डेथ हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी, कुशीनगर में, जिसको कि हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है?
25, 28, 24 या फिर 21? आपको चीफ मिनिस्टर बनना है किसी स्टेट का। तो सही आंसर क्या होगा? दैट वुड बी 25। ठीक है, चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या फिर चीफ मिनिस्टर बनना है तो 25। क्यों? क्योंकि ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपको जो मिनिमम एज चाहिए वो 25। ऐसा नहीं है कि चाहे बात करूँ मैं प्राइम मिनिस्टर की, चाहे मैं बात करूँ चीफ मिनिस्टर की, वो सिर्फ वो लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर हो सकते हैं। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। जो चीफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, किसी के भी हाउस का मेंबर हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, राज्यसभा जो विधान परिषद है, उसके लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो 30 साल चाहिए होती है। 21 साल चाहिए होती है लोकल बॉडीज़, यानी कि जैसे पंचायत वगैरह के चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, और वोट डालने के लिए 18 साल। लेकिन पहले वोट डालने के लिए 21 साल एज होती थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 18 किया गया था। किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से किया गया था ये आप बताएंगे। देन 35 जो ईयर्स एज होती है मिनिमम किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, और कमेंट में आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए मिनिमम एज और हाई कोर्ट जज बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है। 21 से 18 जो एज हुई थी वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुई थी 1988 में, 1988 में, और ये अमेंडमेंट एनफोर्स यानी लागू हुआ था 1989 में। इसी पर्टिकुलर आपका जो अमेंडमेंट हुआ था, इसी की वजह से इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया इसका काम बढ़ गया था और इसको पहली बार मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाया गया था 1989 में। पहले वो सिंगल मेंबर्ड बॉडी होता था। 35 की एज हमें चाहिए होती है एक तो प्रेसिडेंट बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए और देश का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज की। यहाँ पर मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट चलता है। सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स की एज चाहिए होती है और यहाँ पर 62 ईयर्स की एज चाहिए होती है। सबका गलत है, बिकॉज सभी ने एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि राखी जी ने सही बताया है, ठीक है, इसमें कोई मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन विच ईयर वॉज गोवा गिवन द ऑप्शन ऑफ मर्जिंग विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? गोवा में महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? 63, 67, 59 या फिर 58? तो ये ऑप्शन दिया गया था। देखो, गोवा क्या था? गोवा पहले पोर्चुगीज़ के कब्जे में था। गोवा पहले पोर्चुगीज़ के कब्जे में था। देन इसको लिबरेट करवाया गया किस ऑपरेशन से? इन द 1960। आप कमेंट में बताएंगे। जब लिबरेट हुआ तो इसको 1963 में स्टेटमेंट दिया था नेहरू ने कि 10 साल के लिए यूटी रहेगा। देन ऑप्शन देन महाराष्ट्र, देन उसके पास ऑप्शन है, किसके पास? गोवा के पास। खुद वो डिसाइड करेगा गोवा के लोग कि उनको मर्ज होना है नहीं होना है। बट जो फॉर्मली इनको ऑप्शन दिया गया था 1967 में दिया गया था कि आपको महाराष्ट्र के साथ मर्ज होना है नहीं। बट बाद में 1980 में 1980 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। हुआ क्या था, ना सिर्फ गोवा बल्कि दमन और दीव और जो दादरा नगर हवेली है, जो दोनों अभी मर्ज हो चुके हैं, पहले अलग अलग ही थे, ठीक है, 2019 से पहले। तो ये सब तीनों, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, तीनों यूटी थे, तीनों ही पोर्चुगीज़ के इन्फ्लुएंस में। तो तीनों 1916 में, ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय यहाँ पे चलाया जाता है। तो उसके थ्रू ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद लिबरेट हुआ था और ऑपरेशन विजय के थ्रू। तो ये क्या हुआ था कि इसको लिबरेट करके किया गया, तीनों को यूटी बनाया गया था थ्रू 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, 12वें संविधान संशोधन से इन तीनों को क्या बनाया गया था? यूटी। दिन 1980 में गोवा बन गया था आपका पूर्ण राज्य, ठीक है, 1980 में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कुछ यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाँ, ये कमेंट बताइए जल्दी से कि वो कौन सा साल था जब महाराष्ट्र और गुजरात जो बॉम्बे था, ठीक है, और यहाँ पर 1987 होगा यार, ठीक है, 1980 नहीं होगा, 1987 होगा, 1987 में किया गया था, ना कि 1980 में। देन यहाँ पर आपको बताना है कि जो बॉम्बे था, बॉम्बे को कब महाराष्ट्र एंड गुजरात में अलग कर दिया गया था? बॉम्बे को महाराष्ट्र गुजरात में किस साल अलग कर दिया गया था? ध्यान रखना, 1960 में। कमेंट है आपको बताना है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का पहला भाषा के आधार पर क्रिएट किया गया कौन सा राज्य था? फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। हु पेटेंटेड द 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल इन 1923? तो क्या आपको पता है जो रेड, येलो और ग्रीन आप लाइट सिग्नल देखते हैं, ये 1923 में एक्चुअल पेटेंट इनका लिया गया था। और ये पर्टिकुलर इसकी डिस्कवरी करी थी गैरेट मॉर्गन ने, जब उन्होंने एक रोड में एक एक्सीडेंट होते हुए देखा, तब उन्होंने इस चीज़ को जो है ट्रैफिक सिग्नल को यहाँ पर उसका इन्वेंशन किया। उससे पहले ऑब्वियस से बातें किया होगा, लेकिन पेटेंट किया था 1923 में। 1923 में हिस्ट्री में हम कौन सी ऐसी एक मेजर ऐसी घटना पढ़ते हैं, ज़रा बताइए। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, इट वॉज आंध्र प्रदेश, भारत का पहला भाषा के आधार पे जो क्रिएट किया गया था। और इसके बाद हमें पता है ये 1953 में क्रिएट किया गया था भाषा के आधार पे, और पूर्णतः 1956 में क्रिएट किया गया था। और
इसके बाद एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है जिसको फ़ज़ल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 मेंबर्स थे। फ़ज़ल अली चेयरमैन थे, उसमें 2 और मेंबर कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पन्नीकर थे। ठीक है, इसने वन नेशन वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट क्रिएट हो सकते हैं, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी उसको रिजेक्ट कर दिया था टोटली इसने। और इसके रिकमेंडेशन पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, 1956 में, जिसके तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया था। क्लियर? जीपीएस स्टैंड्स फॉर, जीपीएस का मतलब क्या है? तो इट स्टैंड्स फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या है? ये है एक क्या जो भी हमारे मैप्स वगैरह काम करते हैं वो जीपीएस के बेसिस पे ही काम करते हैं, यानी कि एक रेडियो सिग्नल डिवाइस है, मतलब एक रेडियो सिग्नल अब है क्या कि जो ये यूएस का है, ये यूएस ओन्ड है, मतलब यूएस इसको ओन करता है और उसने जो अपनी सैटेलाइट्स बिठा रखी हैं उससे क्या है कि हमें पोजीशंस पता चलती हैं। ठीक है, ठीक है, जो जीपीएस के थ्रू है। इसी तरह इंडिया ने खुद का डेवलप किया है एंड दैट इज़ उसको बोलते हैं नाविक, लेकिन उतना मतलब ये ढंग का नहीं है जितना कि जीपीएस है अभी। ठीक है, तो नाविक ध्यान रखना, इट स्टैंड्स फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसको पहले IRNS के नाम से जाना जाता था, विच स्टैंड फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो ये पहले होता था उसका नाम, ठीक है, नाविक का। क्लियर इतनी चीज़? क्या सर, आंध्र प्रदेश का देखो लैंग्वेज के बेसिस पे 1953 में क्रिएट किया गया था, जैसे मैंने बताया। तेलुगु स्पीकिंग कुछ रीजन्स को बाद में मर्ज कर दिया गया था 1956 में, इसकी वजह से उसको हम 1956 में भी मानते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, तो जीपीएस क्या हो गया आपका? रेडियो, एक नेविगेशन डिवाइस हो गया, और इसका फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कैलाश नाथर टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कांचीपुरम में कैलाश नाथर मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? पांड्यास, चोलास, पल्लव्स या फिर चेरास? तो इन सारों को अगर हम बात करें तो ये सब यहाँ पे थे। ये साउथ इंडिया में चेरा थे, ये पांड्या थे, ये चोला थे, और जहाँ चोला थे वहीं पे एक टाइम पे पल्लव थे पहले। ठीक है, तो ये थे हमारे चेरा। अब मैं सारा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ। इनका कैपिटल वंजी था, इनका जो एम्बलेम था दैट वाज बो एंड एरो। ठीक है, तीर कमान जो था, और इनके जो पोर्ट साइड्स थे वो मुजरी और टोंडी थे, मुजरी और टोंडी थे। पांड्या पे आ जाओ, मदुरई कैपिटल थी, फिश इनका एम्बलेम था, और कोड़कई इनका पोर्ट साइड था। चोला पे आ जाओ, एम्बलेम इनका टाइगर था, कैपिटल इनकी उरायूर तंजौर थी, गंगई कोंडा चोलापुरम बाद में हो गई थी, और इनका पोर्ट साइड था पूहर, पूहर PUHAR, कावेरी पट्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, यहीं पे पल्लव एक टाइम पे रहा करते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। पल्लव का फाउंडर कौन थे? पल्लव के फाउंडर थे सिम्हा विष्णु, और कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी पल्लव्स की। अब पल्लव्स ने यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स बनवाए थे तमिलनाडु में, जैसे कि एक कैलाशनाथर टेम्पल आपको दिख रहा है। और ये कैलाशनाथर टेम्पल जो है बनवाया गया था किसके द्वारा? ये बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, नरसिम्हवर्मन सेकेंड। नरसिम्हवर्मन सेकेंड वही थे जिन्होंने पुलाकेशिन II की हत्या करी थी, और पुलाकेशिन II वही थे जिन्होंने नरसिम्हवर्मन I की हत्या करी थी। और हत्या करने के बाद नरसिम्हवर्मन II ने किसकी? पुलाकेशिन II की। क्या टाइटल लिया था जरा बताएंगे? कंफ्यूज मत होना, इन्हीं को ही हम एक और नाम से जानते हैं, और वो है क्या नाम है यार? नरसिम्हवर्मन II का एक और नाम है, दिमाग से जा रहा है नाम। अरे यार एकदम से अगर किसी को याद आ रहा हो तो बताओ। नरसिम्हवर्मन सेकंड का एक और नाम है। ठीक है, तो इन्होंने ही बनवाया था कैलाशनाथर टेम्पल को। इन्होंने ही शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम में उनको भी बनवाया। और ये जो पर्टिकुलर आप डिज़ाइन देख रहे हो, ये जो फीचर देख रहे हो इस पर्टिकुलर टेम्पल में, इसको क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से। और कैलाशनाथर अलग है, ध्यान रखना, और कैलाश टेम्पल अलग है। ये जो पर्टिकुलर फीचर है इसको विमान के नाम से जाना जाता है। और जो एंट्रेंस होता है साउथ इंडिया के टेम्पल में, जो द्रविड़ शैली में बने होते हैं, द्रविड़ आर्किटेक्चर में, उसको किस नाम से जानते हैं ये बताएंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और वातापी कोंडा का उन्होंने टाइटल लिया था पुलाकेशिन II को हराने के बाद, डिफीट करने के बाद। इज दैट क्लियर? यस, अनुष्का सिंह, थैंक यू। राज सिम्हा, ठीक है, राज सिम्हा के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है,
राज सीमा के नाम से जानते हैं इनको। कैलाश टेम्पल कहाँ पर है, ध्यान रखना, कैलाश टेम्पल जो एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पर सिचुएटेड है, एलोरा में, ठीक है, जहाँ पे जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू सब की केव्स देखने को मिलती हैं। तो कैलाश टेम्पल को बनाया गया था किसके द्वारा, तो ये बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा, कृष्णा द फर्स्ट, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक रूलर थे, कृष्णा द फर्स्ट के द्वारा, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे। और ये एक रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल है, यानी कि एक स्टोन से ही रॉक को कट करके बनवाया गया था। औरंगजेब ने काफ़ी कोशिश की इसको तोड़वाने की, लेकिन बेचारा तोड़वा नहीं पाया, खुद टूट गया। Who was the president of the who was the president of the Independence for India League formed in 1928? और कुछ यहाँ पर मैंने आई थिंक पीछे पूछा था, मुझे याद आ रहा है 1923 में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसको कि हम ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके एक साल बाद एच बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके एक साल बाद काकोरी केस हुआ था। उसके 3 साल बाद यानी 1928 में एच बनी थी। इंडिपेंडेंस ऑफ और इंडिया लीग 1928 में बनती है, इसको नेहरू बोस यानी सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर बनाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कौन था, श्रीनिवास अयंगर। जैसे कि स्वराज पार्टी सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, लेकिन पहले प्रेसिडेंट उसके सी आर दास थे, देन मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। इसी तरह से एक पार्टी बनती है, पार्टी तो नहीं बनती है, उसका नाम क्या था, मेरा एकदम से दिमाग से जा रहा भी आता है तो रिकॉल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड दैट इज what is the method for what is the method of taxing wherein there is an increase in the tax rate as the taxable amount increases? जैसे जैसे टैक्सेबल अमाउंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, उस वैसे वैसे उस टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, और ये इंडिया में होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। देखो भाई, टैक्स यानी कि जो कर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, ठीक है, ध्यान रखना, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी जो 1938 में बनती, 1938 में, किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन इसके पहले चेयरमैन कौन थे, नेहरू थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो टैक्स होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि इसको आप पास ऑन नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपको भरना होता है गवर्नमेंट को, इसको आप पास ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट इज़ जीएसटी, ठीक है, इसमें आपका एक्साइज ड्यूटी आ जाएगा, कस्टम्स ड्यूटी आ जाएगा। वहीं डायरेक्ट टैक्सेस में आपका आ जाएगा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस होते हैं आपके। कॉरपोरेट टैक्स, ये होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेट बढ़ेगी, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। यहाँ पे फ्लैट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, जैसे है क्या कि जैसे जीएसटी भरना होता है, आप लोग जैसे कुछ भी परचेज़ करते हैं परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, तो जीएसटी देना होता है उसका। अब वो 18% लगता है, जितना आप देते हो उसका 18% सीधा गवर्नमेंट को जाता है। तो वो काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि ठीक है, जो 18% काइंड ऑफ चार्ज हुआ, अगर वो 18% ना होता तो आपकी कोर्स की फ़ीस सस्ती होती, सिंपल, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा 18 जो परसेंट पे कर रहे हो, तो सब लोग एक तरीके से पे कर रहे होगे ना, चाहे कोई यहाँ पर मतलब इकोनॉमिकली अमीर है, ठीक है, इकोनॉमिकली मैंने टर्म को यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि अमीर और गरीब तो भाई डिफरेंट मायने में हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर बात करें कि किसी की फैमिली की इनकम साल की 2 लाख है और किसी की 2 करोड़ है यहाँ पर किसी की फैमिली की इनकम, तो उन सबको ही फ्लैट 18% ही देना पड़ रहा होगा। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो वहाँ पर जिसकी इनकम ज़्यादा होती है ना, उसका रेट ऑफ जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव, इसको काइंड ऑफ रिग्रेसिव कभी कभी, या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इसके अंदर हम पेपर टैक्स भी पढ़ते हैं। कहीं पे काइंड ऑफ डिफाइन नहीं है पेपर टैक्स, लेकिन एक नॉमेनक्लेचर पहले के टाइम पे पेपर में सब टैक्सिंग वगैरह होती थी। तो इसलिए जो वेल्थ टैक्स है और जो गिफ्ट टैक्स है, इनको हम पेपर टैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉमन आपको बताना है कि जो टैक्स का पैसा है गवर्नमेंट के किस हेड में जाएगा, रेवेन्यू में या फिर कैपिटल में। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑथराइज टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर, किसको ये ऑथराइजेशन है कि वो जज को ट्रांसफ़र कर सकता है।
चलो भाई, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हु इज़ ऑथराइज टू ट्रांसफर द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, तो CJI का ये नहीं होता। CJI जो है आर्टिकल नंबर 130 के तहत कुछ कर सकते हैं। कैन यू टेल मी वो क्या कर सकते हैं आर्टिकल 130 के तहत? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका सही आंसर होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल बोलता है कि ये प्रेसिडेंट जज को, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आर्टिकल 222। आर्टिकल 222। क्या ये काम प्रेसिडेंट खुद की विल पे कर सकते हैं कि जिसको मर्जी आया जहाँ मर्जी आया ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। ये काम जो है ये कॉलेजियम ऑफ जजेस से करते हैं। कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ये कॉलेजियम कहीं कहीं पे मेंशन्ड है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो फिर ये केस हुए थे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इनसे। फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया प्रेसिडेंट सुनो, इधर CJI से पूछ लिया करो यार, हैं अकेले अकेले मत मजे लो, वो CJI से ही पूछ लो। सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो भैया प्रेसिडेंट, CJI से बोलना वो 2 लोगों को और उनसे पूछ ले। थर्ड वाले में बोला सुनो प्रेसिडेंट, CJI से बोलना 2 से नहीं, अब वो 4 जजेस से अपना रिकमेंडेशन ले और तुमको दे, और सुनो तुमको मानना पड़ेगा। पहले तो ये था कि ठीक है नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक, तो काइंड ऑफ जो लेजिस्लेचर है, यू शुड नो कि देर आर 3 ऑर्गन्स टू द गवर्नमेंट। एक तो होता है हमारा लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एंड जुडिशरी दैट इज न्यायपालिका। ठीक, काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना, ठीक है, लॉ मेकर, लॉ एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना और इसको रिव्यू करना, ये काम होता है जुडिशरी का। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं भाई, जजेस के अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र में जुडिशरी खुद ही इन्वॉल्व है। तो ये बात लेजिस्लेचर को जम नहीं रही थी, खासकर एग्जीक्यूटिव को अगर हम देखें तो नहीं जम रही थी कि भाई जुडिशरी के लोग ही खुद का ही अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डाला संविधान में, 99वें संविधान संशोधन। उसके तहत इसने कॉलेजियम को ख़त्म कर दिया। कॉलेजियम वही ग्रुप ऑफ जजेस जिनकी रिकमेंडेशन लेनी होती है, कॉलेजियम ख़त्म। देन एक फाइनल केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म कर दिया। 4 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो भाई, पहले तुम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि असंवैधानिक, और जो तुमने इसके थ्रू कॉलेजियम को हटा के जो NJAC नाम की एक नई संस्था क्रिएट कर दी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको हम हटाते हैं, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं और उसके जगह फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लेके आते हैं। आर्टिकल 130 के तहत ये CJI को पावर है कि वो दिल्ली के अलावा किसी और जगह को, अभी आपको पता है ना दिल्ली इज़ द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130, लेकिन दिल्ली के अलावा किसी जगह को अगर सीट बनाना है तो वो CJI कर सकते हैं। 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। 141 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर डिक्री पास किया दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 142 में क्या है, किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है। 143 में क्या है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है यहाँ पर, जहाँ पे प्रेसिडेंट एडवाइस लेने आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। CJI जो है ये कुछ एडहॉक जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है। वो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है बता सकते हैं, जब कोरम ऑफ जजेस मीट नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस नहीं होंगे कोर्ट में जिससे कि प्रोसीडिंग बढ़ाई जा सके, कैरी ऑन की जा सके, तो CJI जो है कुछ हाई कोर्ट के जजेस के हु आर वेल क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको अपॉइंट कर देता है। और कहाँ पर, किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए, अथॉरिटी के लिए, ऑफिस के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन देखनी पड़ती है, बताइए। बिल्कुल सही अनुष्का और प्रगति जो है बिल्कुल 127 आंसर होगा। और आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल, उसकी क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होनी चाहिए अगर उसका अपॉइंटमेंट करवाना है तो। क्लियर। फूड चेन में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स? एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर होता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर ईट ओनली प्लांट्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर ईट ओनली प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज इस पूरी PYQ सीरीज़ में कम से कम 3-4 बार ये बता चुका हूँ मैं आपको, अभी भी बताना पड़ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? अगेन ईट पर नाच, बड़ा आसान है क्वेश्चन ये। ठीक है, ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूक्लियस रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C।
कमेंट में आपको बताना है हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन, किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था कार्ल एंडरसन ने, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूचीबद्ध करती है? थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फर्स्ट या फिर सेकेंड? तो सही आंसर क्या होगा? तो आई थिंक आप सभी को ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाली ट्रिक पता होगी, ठीक है, कि किस तरह से हम सारे शेड्यूल्स को याद करते हैं, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो टी से है यूनियन एंड टेरिटरी, यानी कि नेम्स एंड स्टेट्स ऑफ नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एमोल्यूमेंट यानी भत्ता कितना मिलेगा। एफर्मेशन एंड ओथ, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू दी राज्यसभा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल्ड एरियाज जिनको ट्राइबल एरियाज़ के नाम से जानते हैं। एफ से हैं फेडरल प्रोविजंस जिसमें कि हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसमें कि हमारी पहले ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, देन बाद में 22 लैंग्वेजेस हो गई। 21st अमेंडमेंट से सिंधी जोड़े, 71st अमेंडमेंट से KNM कोंकणी नेपाली मणिपुरी जोड़े, 92nd अमेंडमेंट से BDSM बोडो डोंगरी संथाली मैथिली को जोड़ा। 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, 5 और जुड़ गई हैं अभी रिसेंट में, 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें भोजपुरी नहीं है, मराठी है इसमें, ठीक है। इससे लैंड प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जिसने ज़मींदारी लॉज को एबॉलिश किया था, इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया था ज़रा बताएंगे। ये डिफेक्शन प्रोविजन से डील करता है, किस अमेंडमेंट से। ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, इसमें 29 फंक्शनल मैटर्स हैं, उसमें 18 फंक्शनल मैटर्स हैं। इसको 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया था, इसको 74th अमेंडमेंट से ऐड किया था, इसको 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 से ऐड किया था, वहीं पे इसको फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 से ऐड किया था, ठीक है। यानी ये पहले हमारे 8 शेड्यूल थे, अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्टेट्स और यूटीज़ का जो विच शेड्यूल, ठीक है। तो ये आपका पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। कमेंट में आपको बताना, यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ, आपको बताना ये किस पर्टिकुलर उसमें फॉल करेंगे, किस लिस्ट में। मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है। इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, पुलिस, किस में फॉल करेंगे ये? तो मैरिज एंड डाइवोर्स, इंटरस्टेट और एजुकेशन तीनों ही कॉन्करेंट में आएंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? हेल्थ स्टेट लिस्ट, बैंकिंग यूनियन लिस्ट, पुलिस स्टेट लिस्ट। लेकिन एक स्टेट या फिर यूटी ऐसा है जहाँ की पुलिस यूनियन का सब्जेक्ट है, ना कि स्टेट का। बताइए कौन सा है वो? कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? जॉइंट सिटिंग लिया है, आर्टिकल 108। कौन जॉइंट सिटिंग बुलाता है, कौन प्रोसीड करता है? प्रेसिडेंट बुलाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है। पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पहली लोकसभा की महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी थी। लोकसभा का पहला सेशन कब हुआ था? ट्रेड एंड कॉमर्स और लिस्ट, एल से लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और पुलिस किस स्टेट में, किस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में? तो दिल्ली में जो पुलिस है वो जो है वो यूनियन का सब्जेक्ट है, वो यूनियन के अंडर में आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी ने आई थिंक 40 रुपये भेजे माउथ टू टमी किचन। अच्छा, माउथ टू टमी किचन, कुछ आपकी स्पेशल ख्वाहिश? माउथ टू टमी किचन, तुम तो यार मतलब, हाँ। प्रेसिडेंट कॉल्स, यस प्रेसिडेंट कॉल्स, प्रिया दुबे बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट बुलाता है, जाने का नहीं जाने अभी होता है, ठीक है। 108। और कितनी बार आज तक जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है बताइए जल्दी से? 9 दिसंबर, वाह करो ना। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था लोकसभा का पहले सिटिंग। 13 अप्रैल 1952, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग हुई थी। और 3 बार आज तक बुलाई गई है, 3 टाइम्स, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज कमीशन और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म जो एक्ट है, एंड जो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन है उसको पास करने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि हमारा लास्ट सेशन होगा, लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, फॉर दी रेलवे PYQ सीरीज़। बाद में फिर अब NTPC के टाइम पे ही जब एग्जाम डेट वगैरह आएगी तब करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सर जी, पेन की निब ठीक कर लीजिए। थैंक यू शुभम। साबूदाना खिचड़ी साबूदाना खिचड़ी याद दिलाने के लिए।
प्रिंस कुमार 100 रुपये भेज के क्या बोल रहे हैं? हाँ, लास्ट लेक्चर रेलवे का 99 क्वेश्चन वाला रखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। लास्ट एक बिग लेक्चर ही करवा दीजिए प्लीज़, मान जाइए, रिक्वेस्ट है आपसे। तो बिग लेक्चर है तो फिर उसके लिए ठीक है, जिस दिन टाइम निकालना पड़ेगा फिर करवाते हैं, ठीक है? बिग लेक्चर। कानपुर आए हुए हैं, दर्शन चाहिए आपके। अट्ठारह आए, ठीक है। बाकी लोगों के कैसे क्या मार्क्स आए? और पढ़ाइए, और नहीं पढ़ा पाएंगे बस। बस इतना ही पढ़ा पाएंगे। 17 आए हैं, विष्णु के दत्ता के 14 आए हैं, जय राजपूत 17, विकास कुमार 17, कन्हैया कुमार 18 हो गए, वंश पराशर 17, मयूरी मोहुल 11, रवि सोनी 28/20, केशव 18, ओके। पहली कैसे कैसे यूज़र नेम रखते हैं यार। सुप्रिया 15, मनोज कुमार 10, डिसाइपल शॉट 15, आकाश दास 5, साबूदाना खिचड़ी 16, पॉपी गोश्त 16, निशु मिश्रा 17, पीयूष दुबे 19। मैंने तो बीच में ज्वाइन किया, नो मार्क्स काउंटेड, ओके। 17 रोहित, जुबिन 19, मिस्टर सहानी 15, सोमांशु गुप्ता 15, पपलू 14, निधि सिंसिनवार 12, आकाश मेहरा 17, रोह बी पॉजिटिव 15, गुप्ता जी 12, ओके। बायोलॉजी की वन शॉट करवा दीजिए, वर्सेटाइल मेंटर जी पड़ी हुई है बायोलॉजी की वन शॉट, अगर आप जाके देखेंगे तो, ठीक है। दो मैंने करवा रखी हैं, कुछ नया तो मैं करवा नहीं दूंगा, ठीक है। तो वैसे 20 में 2 नहीं आए यानी, अच्छा। सृष्टि सिंह 16, ओके। सर कोलकाता पे बुक्स अवेलेबल नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? चेक किया है कि वो आपका एक कोलकाता कौन सा फेमस मतलब एक लोकेशन है जहाँ पर आपकी बुक्स मिलती हैं? कॉलेज क्या है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? 8/20, ओके। 4 अच्छा, तुक्का थे। मोती कुमार गुप्ता 16, ठीक है। So GK books are best but color contrast is affecting eye strain, stress lesson में शेयरली ज़्यादा टाइम पढ़ना क्लियर। रेड कलर में दिक्कत हो रही है क्या तुम लोगों को? बुक में आई थिंक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्यों? टेको वर्ल्ड कोलकाता फेमस बुक, ओके। हो तो गए धनाश्री कदम लोकल बुक्स स्टोर्स पे, है ना? चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं द लास्ट लेक्चर, थैंक यू।